हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके प्यारे से क्यूट से यूट्यूब चैनल बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह में। बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी हम आपको पढ़ा रहे थे। फोर्थ यूनिट चल रही है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। इसमें कई सारे लेक्चर आपको मिले हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की क्लास एक दी थी, एक में माइटोसिस को समझा था, मतलब समसूत्री विभाजन। और थर्ड लेक्चर जो था उसमें मियोसिस का पार्ट फर्स्ट था। ये है म्यूसिस का पार्ट सेकंड। क्योंकि भाई म्यूसिस जो है थोड़ा डिटेल में हमको इसको पढ़ना था, इसलिए हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए थे। इसका पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, जो कि बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह नेम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। म्यूसिस मीन्स हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, एक प्रकार का रिडक्शनल डिवीजन है। तो इसमें कुछ चीजें हम मेटाफेज फर्स्ट तक पहले लेक्चर में इसके देखे थे पार्ट वन में, और आज पार्ट टू है जिसमें हम उसके आगे की बातों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, हम समय वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं सीधा। तो थोड़ा सा इस टेबल के बारे में बात कर लेते हैं जो मैंने आपको बनवाया था। यह फ्लो चार्ट आपको बहुत ही मदद करेगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्लो चार्ट। जैसे कि ये मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे। किसी भी सेल डिवीजन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटरफेज और यम फेज। यहाँ जो इंटरफेज है उसमें G1 यस और G2 जिस तरीके से माइटोसिस में थे, सेम वैसा ही है। मियोसिस जो है ये दो पार्ट में होता है। यहाँ का यम फेज दो पार्ट में, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट है, अब जैसे आप माइटोसिस में बोलते थे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सेम वैसे ही मियोसिस में भी है, लेकिन यहाँ मियोसिस दो पार्ट में बटा हुआ है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड में। तो मियोसिस फर्स्ट में आएगा प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। ऐसे ही मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड और एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड आएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ का जो प्रोफेज फर्स्ट है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही लॉन्ग होता है, सबसे बड़ा होता है मियोसिस के अंदर, सबसे बड़ा फेज यही है, जिसमें कई सारी फर्दर टाइप्स हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, जिन सब के बारे में हम पार्ट फर्स्ट में पढ़े हैं। इसीलिए इसमें दो पार्ट बनाए गए थे, क्योंकि मियोसिस जो है वो लॉन्ग प्रोसेस है। भाई इसमें हम म्यूसिस फर्स्ट में प्रोफेज ही समझ पाए थे पूरा, क्योंकि इसमें पांच फेज आते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। और मेटाफेज फर्स्ट की बात भी कर लिए थे। तो आज हम सीधा एनाफेज से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाला लेक्चर अगर आप नहीं देखे हो तो उसको देखिए, उसके बाद में इसको देखिए, चीज़ें साथ में नोट करिए तो और अच्छा रहेगा, चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज हम एनाफेज फर्स्ट पढ़ेंगे, टेलोफेज फर्स्ट पढ़ेंगे, देन उसके बाद में म्यूसिस सेकंड जो पार्ट है इसका, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम मेटाफेज फर्स्ट तक पढ़ लिए थे, एक बार फिर से हम आपको मेटाफेज के बारे में बता देते हैं थोड़ी थोड़ी बातें। मेटाफेज फर्स्ट, in the middle of cell equatorial plate is formed and bivalent chromosome are arranged equally on both sides of this plate. The centromere of each chromosome remains towards pole and arm towards equator। मतलब मेटाफेज का सबसे मेन फीचर तो यही होता है कि जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो सेल के मिड में एक प्लेट पे, मान सकते हो एक लाइन पे अरेंज हो जाते हैं। तो ये तो फिनोमिना होगी जरूर। अब यहाँ पे हम बोले हैं बाईवेलेंट, क्या बोले हैं, बाईवेलेंट, क्योंकि आपको याद होगा हमने जाइगोटिन में बताया था पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो माइटोसिस में, माइटोसिस जो है समसूत्री विभाजन, वहां पे किसी प्रकार का बाईवेलेंट नहीं बन रहा था, वहां क्रोमोसोम सिंगल ही डिवाइड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे बाईवेलेंट का फॉर्मेशन हुआ है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में मिले थे, उसके बाद में बाईवेलेंट बना था, डायग्राम भी बनवाए थे, याद है ना। तो वो जो बाईवेलेंट है क्रोमोसोम, वो इस तरीके से सेल के बीच में एक लाइन पे अरेंज हो जाएंगे, क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। और उनका जो सेंट्रोमियर है वो
प्रत्येक क्रोमोसोम का, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स टुवर्ड पोल एंड आर्म्स टुवर्ड इक्वेटर। मतलब आप इस तरीके से समझिए, ये है क्रोमोसोम, इस तरीके से कुछ क्रोमोसोम है, ठीक, दो क्रोमोसोम, ये आपस में जुड़े हुए भी हैं, ठीक। ये बाईवैलेंट क्रोमोसोम है। कैसा है? बाईवैलेंट, दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक, पेयरिंग हुई है इसमें। तो ये इनके सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कौन से हैं? अब इस पे क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन टुवर्ड्स पोल एंड आर्म्स टुवर्ड्स इक्वेटर। मतलब यहाँ पे इस तरीके से स्पिंडल फाइबर निकले होंगे, वो इनको जोड़ेंगे। सेम सिचुएशन इस पोल पे भी होगी, तो यहाँ से भी स्पिंडल फाइबर इनको इनके जुड़े होंगे। तो अगर इसका हम स्टेप एक और आगे देखें तो ये कुछ इस तरीके से नहीं बन जाएंगे, ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएंगे। उल्टा बन गया, उल्टा, रुक जाइए भाई, इनका सेंट्रोमियर ऊपर की ओर खींच रहा है, ये धागे जो है स्पिंडल फाइबर के ऊपर की ओर इसको खींचेंगे, तो ये जो सेंट्रोमियर है ये पॉइंट ऊपर बढ़ जाएगा, और बाकी जो इसकी आर्म है वो टुवर्ड्स इक्वेटर मतलब रह जाएंगी, और ये ऊपर अभी भी स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ये ऊपर की ओर खींच रहे हैं, ये सेल के अंदर ही बात कर रहे हैं। सेम सिचुएशन यहाँ भी होगी, यहाँ भी कैसे होगा, ये सेंट्रोमियर है और इससे जुड़ी हुई आर्म्स है, और ये ऊपर की ओर खींचा जा रहा है, किससे? स्पिंडल फाइबर के थ्रू। तो वही लाइन लिखी गई है यहाँ पे, ये लाइन एक एक आपको समझ में आनी चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। ये आपका खींचा जा रहा है सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे देखिए, ये है सेंट्रोमियर, क्या है ये? सेंट्रोमियर, जो मैंने यहाँ पे नोटिस किया, ये सेंट्रोमियर है, ठीक, ये, और ये है आपकी आर्म, क्या है? आर्म्स हैं। तो आर्म इक्वेटर पे ही रह गई है। देखो, पूरा क्रोमोसोम मेटाफेज में कहाँ था? इक्वेटर में। जब धीरे धीरे मेटाफेज की बढ़ता जाएगा, समय बीतता जाएगा, तो क्या होगा, स्पिंडल फाइबर के थ्रू इनके सेंट्रोमियर को खींचा जाएगा। ये जो खिंचाव होगा, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, प्रत्येक सेंट्रो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर रिमेन्स टुवर्ड पोल आर्म टुवर्ड्स इक्वेटर। मतलब क्रोमोसोम जो है इनके आर्म जो होंगे वो इक्वेटर पे ही रह जाएंगी, बाकी इसका सेंट्रोमियर दोनों ओर खिंच जाएगा। तो इस तरीके की कुछ पोजीशन बनेगी। रुक जाइए थोड़ा सा, हो सकता है कुछ डायग्राम हम लेके आए थे उसमें बना भी हो, ठीक है। म्यूसिस से रिलेटेड वैसे डायग्राम तो ये सभी है, लेकिन वो डायग्राम है नहीं जो हम दिखाना चाहते हैं आपको। चलो, हम बताए तो हैं आपको, समझ गए होंगे, आई होप चीजें पता चल गई होंगी, ठीक, किस तरीके से खिंच रहा है। अब हम बात करते हैं एनाफेज फर्स्ट की। एनाफेज फर्स्ट, ये म्यूसिस फर्स्ट का अगला पार्ट है। फ्रॉम इक्वेटर, अब ये जो इक्वेटर है जिसपे ये अरेंज है, द क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स पोल, मतलब पोल की ओर खींचे जा रहे हैं। एंड ऑन ईच पोल हाफ ऑफ द क्रोमोसोम आर अरेंज्ड, मतलब ये इस तरीके से खिंचाव होगा, फिर आधा क्रोमोसोम इधर आ गया और हाफ क्रोमोसोम उधर। तो पोल, पोल का मतलब समझते हो, इंड ही बोलते हैं ना सेल का, पोल, जैसे पोल समझते हो ना, इक्वेटर और पोल का मतलब जानते हो या ये भी नहीं जानते? जैसे हमारी अर्थ जो है वो इस तरीके से है, ऐसे है, तो हम कहते हैं अर्थ गोल है, पृथ्वी गोल है, लेकिन कंप्लीटली गोल है नहीं है, बीच में हल्का सा ये बेंट, झुकी तो होती ही है। उसके अलावा इसके जो बीच की आप चौड़ाई नापोगे तो ये वाली ज्यादा होगी, ये वाली कम होती है, समझे, हल्की पिचकी है, पिचकी मान सकते हो तुम। तो ये जो ज्यादा लंबाई वाला है पार्ट, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और ये जो चौड़ाई कम है बीच में, इसको पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, ध्रुव। ये बात समझ में आई? तो ऐसा ही सेल में भी होता है। तो ये पोल्स जो हैं अपोजिट पोल पे क्रोमोसोम पहुंच जाएंगे। जो प्रोसेस मेटाफेज में स्टार्ट हुआ था खिंचाव का दोनों ओर, वो
एनाफेज में कंप्लीट होगा। ये खींच के इस पोल पे आ जाएंगे और वो वाले क्रोमोसोम खींच के उस पोल पे चले जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। Thus, actual reduction occurs at a high stage. At this stage, actual reduction occurs at this stage. The movement of chromosome is brought about by the spindle fibers. तो ये तो बात मैंने पहले ही बताया कि स्पिंडल फाइबर के थ्रू, स्पिंडल तंतुओं के द्वारा क्रोमोसोम का मूवमेंट होगा, गमन होगा। अब हम बात करते हैं अगला फेज जो है टीलोफेज। अराउंड बोथ द सेट ऑफ क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड। मतलब अब ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, इस तरीके से इधर क्रोमोसोम आ गए, आधा क्रोमोसोम, और हाफ क्रोमोसोम इधर आ गया। ऐसे कई सारे क्रोमोसोम, जितने उसके पेयर होंगे क्रोमोसोम के, जितने बाइवेलेंट होंगे, सब ऐसे ही जा रहे होंगे। हमने बस जो है कुछ क्रोमोसोम को लेके यहाँ पे आपको बताया है, बाकी सेल में जितने क्रोमोसोम होंगे सब ऐसे ही सेपरेट होंगे। ये बात समझ में आई। तो भाई क्रोमोसोम था कैसा मेटाफेज से पहले? प्रोफेज में कैसा था क्रोमोसोम? इस तरीके से था। कैसा था ये? और इससे जुड़ा हुआ एक और था, मतलब बाईवेलेंट बना था ना, बाईवेलेंट। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई थी। क्या हुई थी? पेयरिंग हुई थी। इस तरीके से आप मानिए कुछ, ठीक। ये और ये दूसरा क्रोमोसोम, इस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए थे। अरे नीचे ऊपर समझ सकते हो, ये दोनों आपस में पैरेलल थे। अब ये एक कंप्लीट क्रोमोसोम था, अब ये अलग हो गए दोनों, हाफ हाफ क्रोमोसोम रहेगा विद बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच किए सेंट्रोमियर पे, और कॉन्ट्रैक्शन हुआ उनमें, जिससे कि वो पोल की ओर खिंच गए। ये क्या है? पोल है। ये भी सेल का पोल है, ठीक है। और ये इक्वेटर है। ये क्या है? इक्वेटर है। तो ये पे जो खिंचाव हुआ है, तो टीलोफेज में क्या होगा भाई? टीलोफेज से पहले हम एनाफेज पढ़े हैं। ये खिंचाव क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है कि स्पिंडल फाइबर कब अटैच होते हैं? मेटाफेज में। खिंचाव कब कंप्लीट होता है? कंप्लीटली क्रोमोसोम पोल पर कब पहुंचते हैं? एनाफेज फर्स्ट में, जो ये वाला पढ़े हो। और टीलोफेज में क्या होता है? टीलोफेज में ये जो क्रोमोसोम पोल पे पहुंच गए, इसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगती है। क्या बनने लगती है? दोनों की ओर, चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगती है। अब इन क्रोमोसोम के ऊपर क्या बनने लगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। फॉर्म्ड एंड इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलर न्यूक्लियोलस इज फॉर्म्ड। और अंदर इसके न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन बनने लगेगा, ठीक है, फॉर्मेशन होने लगेगा। बात समझ में आई? बाय द एंड ऑफ टीलोफेज फर्स्ट, टू हेप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई आर फाउंड। तो ये थोड़ा थोड़ा समय बाद, जब बिल्कुल टीलोफेज खत्म होने वाला होगा, तब क्या होगा? इस तरीके से दो बढ़िया न्यूक्लियस बन के तैयार हो जाएंगे, जिसके अंदर एक डिफाइंड न्यूक्लियोलस भी होगा, और ये आपके हाफ क्रोमोसोम जो थे वो भी प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। तो ये एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो गए। अब भाई जब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो गए, ये क्या है? न्यूक्लियस। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई एक सेल के अंदर जनरली एक ही न्यूक्लियस होता है। तो इसको डिवाइड करने के लिए अब स्टार्ट होगा मेटाफेज सेकंड। अब क्या होगा? मेटाफेज सेकंड। लेकिन उससे पहले थोड़ा और इम्पोर्टेंट बात है। आफ्टर टीलोफेज आफ्टर टीलोफेज फर्स्ट, साइटोकाइनेसिस में अक्कर और में नॉट अक्कर। कई बार ऐसा होता है कि टीलोफेज फर्स्ट के बाद में साइटोकाइनेसिस हो या फिर ना हो। अगर नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा? एक से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, ठीक, बहुकेंद्र की अवस्था बन जाएगी। आफ्टर टीलोफेज फर्स्ट, डिवाइडिंग सेल में टेक अ लिटिल रेस्ट। दिस रेस्टिंग फेज इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। तो इसको हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। मतलब टीलोफेज प्रथम के बाद विभाजित करती हुई कोशिका कुछ समय के लिए आराम करती है। इस विश्राम को क्या बोलते हैं? विश्राम अवस्था, इंटरकाइनेसिस। इट में बी इंटायरली अब्सेंट इन सम सेल। मतलब कुछ में ऐसा होता है कि इंटरकाइनेसिस नहीं होता है। अब आता है सेकंड मियोटिक डिवीजन।
और होमोटिपिक डिवीजन। बात समझ में कुछ आ रही है? ये जो इस तरीके से सेल बनाए थे अभी हम, इसमें क्या हुआ था, दो न्यूक्लियस बन चुके हैं अब तक। इस तरीके से इसमें क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है, हाफ क्रोमोसोम। ठीक, हाफ क्रोमोसोम है, लेकिन अभी भी इसमें क्रोमेटिड दो दो हैं। चार क्रोमेटिड वाले थे क्रोमोसोम ना, वो डिवाइड होके दो दो क्रोमेटिड वाले हो गए। अब टीलोफेज के बाद में इसमें साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, ये सेल डिवाइड कर जाएगी दो में। आज समझ में आ रही? ये न्यूक्लियस है, इनके अंदर न्यूक्लियोलस भी होगी। अब ये दोनों अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। अब अच्छे तरीके से देखिए, ये कोशिकाएं डिवाइड हो गई। अब यहाँ क्रोमोसोम का नंबर कितना है? अगर यहाँ 2n था, ठीक है, 2n, भाई n ये है, n ये है, तो यहाँ पे n ही तो रह जाएगा। क्या रहेगा? n ही रहेगा। अगर इससे और अभी एक तुमको यहाँ पे समझाते हैं स्टार्टिंग से। ये मान लो तुम्हारा प्रोफेज फर्स्ट था, प्रोफेज फर्स्ट, जिसमें क्रोमोसोम किस तरीके से थे? ये आपस में जुड़े हुए क्रोमोसोम थे, ये एक क्रोमोसोम था। अरे ऐसे समझो भैया, तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना? इसको समझना और समझाना बड़ी मुश्किल बात है, अगर आपको समझ में आए। अब ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। ठीक, ये आपस में थोड़ा सा पार्ट इनका जुड़ा भी होगा, क्योंकि पेयरिंग के कारण होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होता है, एक क्रॉसिंग ओवर भी होता है। तो ये एक कंप्लीट क्रोमोसोम है, ये एक कंप्लीट क्रोमोसोम है। इतनी बात समझ में आई? इसमें देखो क्रोमेटिड कितने हैं, एक क्रोमेटिड है, दो, तीन और चार। चार क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड, तीन क्रोमेटिड और चार क्रोमेटिड। मतलब ये चार क्रोमेटिड वाला है, क्रोमेटिड, चार क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। ये सेल की डिप्लॉइडी क्या है, सॉरी प्लॉइडी क्या है, डिप्लॉइड सेल है 2n। अब प्रोफेज फर्स्ट के बाद में आया मेटाफेज फर्स्ट। क्या आया? मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है वो इस तरीके से बीच में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। वही क्रोमोसोम सेम बना रहे हैं, एक ही क्रोमोसोम लेके हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं। ये बीच में आ गया, आ गया। ये दो क्रोमेटिड हो गए और ये दो क्रोमेटिड हो गए। बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कंप्लीट। अब क्या होगा, मेटाफेज में क्या स्टार्ट हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर के थ्रू उनके ऊपर खिंचाव चालू हो जाएगा। क्या चालू हो जाएगा? खिंचाव। स्पिंडल फाइबर जो है यहाँ पे अटैच हो जाएंगे दोनों सेंट्रोमियर से। और फिर क्या होगा, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम जाइगोटिन में पेयरिंग के कारण इस तरीके से बन गए थे बाइवेलेंट, इन बाइवेलेंट को अलग कर दिया जाएगा। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को आपस में खींच लिया जाएगा, ये इधर को खींचेगा, ये ऊपर को खींचेगा। ठीक, इसके बाद में आएगा एनाफेज फर्स्ट। क्या आएगा? एनाफेज फर्स्ट। अब आ गया एनाफेज फर्स्ट। इसमें क्या होगा, एनाफेज फर्स्ट में कंप्लीटली ये ऊपर खिंच जाएंगे। इसमें एक इंटरमीडिएट स्टेज भी आती है, बीच में बना लेना, जिसमें इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक, इस तरीके से क्रोमोसोम होगा। ये सेंट्रोमियर है और ये आपके क्रोमोसोम है। ठीक, इस तरीके से हल्का सा खिंचे हुए। अब आगे का जो आएगा एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, एक कंप्लीटली क्रोमोसोम, एक यहाँ पे हाफ क्रोमोसोम होगा दो क्रोमेटिड वाला, और दूसरा दूसरा इस साइड पहुंच गया होगा। समझ में आया? तो अब अच्छे तरीके से समझो, ये जो बाइवेलेंट था ये अलग हो गया, एनाफेज में बिल्कुल सेपरेट हो गया, और इन दोनों के जीन भी आपस में एक्सचेंज हो गए। मतलब ये दोनों जो अलग अलग न्यूक्लियस बन रहे हैं, फिर ये डिवाइड करेंगे टीलोफेज में। किसमें? टीलोफेज फर्स्ट में। अब क्या होगा, दो नई सेल बन जाएंगी टीलोफेज फर्स्ट में, दो नई सेल्स। टीलोफेज के बाद में दो नई सेल्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? दो नई सेल्स। दो नई सेल्स जब बनेंगी तो उसमें एक क्रोमोसोम तुम्हारा ये वाला है, हाफ क्रोमोसोम,
दो क्रोमेटिड वाला और एक ये। बात समझ में आई? तो आपने ये दोनों क्या है, सेल हैं, सेल, टू सेल फॉर्म्ड, प्रोफेज फिर मेटाफेज फिर एनाफेज फिर टीलोफेज भी बीच में रहेगा। उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होगी, क्या होगी, साइटोकाइनेसिस, दो सेल बन जाएंगे। तो 2n से स्टार्ट किए थे और यहाँ पे दोनों सेल कैसी हैं, ये भी n है हैप्लॉइड और ये भी n है। बात समझ में आ गई? तो ये इस तरीके से कुछ प्रोसेस हुआ है जो कि आपको समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं मियोसिस सेकंड की, मियोसिस सेकंड की, जिसको सेकंड मियोटिक डिवीजन बोलते हैं और होमोटिपिक डिवीजन। होमोटिपिक डिवीजन क्यों? क्योंकि भैया जो T2n से आपने दो सेल बनाई है हैप्लॉइड, इनका सिर्फ इनसे दो दो सेल तो बनाई जाएंगी। मियोसिस देखो, ये था मियोसिस फर्स्ट जिसमें आपने 2n से जो सेल बनाई है डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हुई। ये है मियोसिस सेकंड जो कि माइटोसिस जैसा है। यहाँ सेल एक से दो तो बनेंगी लेकिन ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड ही रहेंगी। तो इसको रिडक्शनल डिवीजन नहीं बोलते हैं। दिस इज नॉट रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन नहीं है ये। सिर्फ मियोसिस फर्स्ट होता है रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो रहा है, डिप्लॉइड से सेल्स हैप्लॉइड बन रही है। मियोसिस सेकंड में क्या होगा, इस सेल्स मियोसिस सेकंड और माइटोसिस बिल्कुल सेम होते हैं। इसको आप माइटोसिस मान सकते हो, समसूत्री विभाजन के जैसे। ठीक है, तो इसको हम होमोटिपिक डिवीजन बोलते हैं। इन इट 4 सेल्स आर फॉर्म्ड, मतलब 4 सेल तो बन ही जाएंगी भाई। म्यूसिस फर्स्ट से हमने एक से दो सेल्स बनाई हैं, अब उनको फिर से हम दोनों को डिवाइड करवाएंगे म्यूसिस सेकंड में, तो दो से कितनी बनेंगी, 4 सेल्स, विच हैव इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो कि सब में क्रोमोसोम का नंबर सेम होगा। दिस इज कंप्लीटेड इन फॉलोइंग स्टेजेज, स्टेजेज वही होंगे भाई। ये म्यूसिस सेकंड है तो इसमें होगा प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। ऑल दीज स्टेज आर सिमिलर टू द माइटोटिक डिवीजन। तो ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे टोटल वही काम होगा जो माइटोटिक में हमने बताया था आपको, माइटोसिस में। ठीक, ये साइड में कहीं पे लिख लेना कॉपी पे कि माइटोसिस इज इक्वल टू मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड। ठीक है, तो जो जो मैंने माइटोसिस में पढ़ाया था वही प्रोसेस होगा क्योंकि कॉपी हो रहा है सेल का। ये पार्ट इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं, सभी चीजें लिख लिया करो जो मैं बाहर से अलग से आपको लिखवाता हूँ, एक एक पॉइंट नोट किया करो क्योंकि ये सब आपके काम आएगा। आफ्टर टीलोफेज सेकेंड, अब मतलब टीलोफेज सेकेंड भी हो गया है, ये जो मियोसिस सेकंड का टीलोफेज सेकंड है हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन क्या फायदा क्या है, अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। बाय दिस डिवीजन गैमेट्स आर फॉर्म्ड व्हिच आर नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहली तो आवश्यकता यही है क्योंकि अगर मियोसिस नहीं होता तो क्रोमोसोम का नंबर किसी का कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि मियोसिस के थ्रू ही 46 गुणसूत्र वाली अगर कोई सेल है, जैसे हमारी बात मान लो, क्योंकि ह्यूमन में ही 46 गुणसूत्र होते हैं, तो इससे जब दो सेल बनती हैं तो 23 गुणसूत्र जाते हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस सेम प्रोसेस होता है ऊजेनेसिस में। किसमें, ऊजेनेसिस, हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। ठीक, ऊजेनेसिस। तो यहाँ ये डिप्लॉइड सेल थी जिसमें 46 क्रोमोसोम से इससे हैप्लॉइड सेल बनती है बाय द मियोसिस। ठीक, मियोसिस फर्स्ट ही तो होगा यहाँ पे, मियोसिस फर्स्ट के थ्रू ये प्रोसेस होगा। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कह सकते हो गैमिटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ से होगा। तो ये सिग्निफिकेंस में आपको याद रखना है। अगला इसमें क्या महत्वपूर्ण है, दिस डिवीजन मेंटेन्स कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कहने का मतलब वही है, और जनरेशन टू जनरेशन, मतलब इस विभाजन के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी क्रोमोसोम की संख्या स्थिर बनी रहती है। नंबर थर्ड, सिंस इन दिस डिवीजन क्रॉसिंग ओवर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आता है इसमें। क्रॉसिंग ओवर मतलब एक्सचेंज ऑफ जीन, किस किस में हो रहा था, पैकेटीन में, याद रखना
पैकेटीन में होता है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इस पर। सिंस इन दिस डिवीजन क्रॉसिंग ओवर मीन्स एक्सचेंज ऑफ जीन्स टेक्स प्लेस, देयरफॉर दिस डिवीजन कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन। मतलब इसमें आपने देखा था कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा था पैकेटीन में, प्रोफेज फर्स्ट की थर्ड स्टेप, पहले लेप्टोटीन फिर जाइगोटीन, देन तीसरे नंबर पर क्या आती थी, पैकेटीन। तो पैकेटीन में जीन का आदान प्रदान हुआ, इसलिए इस विभाजन से आनुवंशिक विभिन्नताएं भी पैदा होती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इन सब को आप याद करके जाओगे। ठीक, इसके अलावा इसमें कई सारे जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन है, ठीक है, सेल्स दिखाई गई हैं। इसी तरीके से ये स्पोर का फॉर्मेशन आपको दिखाया गया है, किसमें, ये टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट्स में इस तरीके से स्पोरोफिल स्पोरोफिल लीफ होती है ना, ये सिंपल लीफ ही है लेकिन इसके ऊपर स्पोर बन रहे हैं, इसलिए इसको स्पोरोफिल लीफ बोल देते हैं। इनमें जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो भी मियोसिस के थ्रू होता है। तो कई सारे इसके एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको मियोसिस क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जहाँ पे डाउट क्लियर करते हैं सभी लोग, और आप भी अपने करिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, मस्त पढ़ाई करिए, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।